हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अंश। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद अंश। आज हम आपका चैप्टर क्लियर करने जा रहे हैं। क्या? क्लास 12th का फ्लेमिंगो बुक द इंटरव्यू। ठीक है, द इंटरव्यू चैप्टर आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपका ये जो चैप्टर है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ध्यान है आपको। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट अपन देखते हैं। इसमें कुछ लोगों के नाम हैं जो इंटरव्यू के बारे में अपने ओपिनियंस देते हैं भाई। ठीक है, ये तो आपको ध्यान है। तो अपन इसकी एक शॉर्ट समरी इस चीज़ को समझे कि ये चैप्टर है क्या। ठीक है, तो पहले 2 चीज़ बता दूं मैं आपको कि इंटरव्यू तो आप सब जानते हैं क्या होता है। जो साक्षात्कार कहते हैं, जो इंटरव्यू देते हैं, लेते हैं, ये तो आपने भी ध्यान होगा और देखते भी होंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग कैसे होती है चैप्टर की? 130 ईयर्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो सिंस द इन्वेंशन ऑफ द इंटरव्यू, ठीक है, कितने साल हो गए इन्वेंशन किए इंटरव्यू को? 130 ईयर्स हो चुके हैं इन्वेंशन को, आविष्कार इंटरव्यू को। और आज के टाइम में प्रेजेंटली इंटरव्यू है ना, जर्नलिज्म में एक सामान्य सी बात है। ये बताया आपके राइटर क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने। ठीक है, तो कहा है कि आज के टाइम पे जर्नलिज्म में मीन पत्रकारिता में जो इंटरव्यू है, जो साक्षात्कार लेना देना ये होता है, वह सामान्य सी बात हो चुकी है। ठीक है, तो 130 ईयर्स इन्वेंशन हो गए किसको? इंटरव्यू को। और आजकल जर्नलिज्म में ये एक सामान्य सी आम बात हो गई है। ओके, तो फिर अपन देखते हैं नीचे क्या दे रखा है, कि बताते हैं कि इंटरव्यू को लोग क्या क्या ओपिनियन देते हैं, क्या क्या समझते हैं। फिर बताते हैं कि आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं, चाहे न्यूज़पेपर में, चाहे टीवी पर, चाहे मोबाइल पे, आप सब ने कहीं ना कहीं इंटरव्यूज़ देखे होंगे, सुने होंगे। ठीक है, आप लोगों ने इंटरव्यूज़ देखे होंगे और सुने होंगे, ये बताया है। ओके, और फिर आपको ये ध्यान होगा, मैं बता दूं, देखो जो इंटरव्यू लेता है उसे तो क्या कहते हैं अपन? इंटरव्यूअर। ध्यान रखना, जो इंटरव्यू लेता है उसे तो अपन क्या कहेंगे? इंटरव्यूअर। और जो इंटरव्यू देता है, जिसका इंटरव्यू लिया जाता है भाई, उसे क्या कहेंगे? इंटरव्यूई। ध्यान रखना है 2 चीज़। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। आगे क्या बता रहे हैं आपके ऑथर बता रहे हैं कि इंटरव्यू एक सामान्य सी बात है आजकल। फिर क्या है, आजकल लोगों को थोड़े से इंटरव्यू के रिगार्डिंग कुछ भ्रम है, कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, कुछ लोग ज़्यादा ही इंटरव्यू के बारे में सोचते हैं। ठीक है, अब क्या सोचते हैं कि अब कुछ लोगों का मानना है कि इंटरव्यू ज़्यादा अच्छे नहीं होते और कुछ लोगों का मानना है इंटरव्यू अच्छे होते हैं। अब आपके ऑथर बता रहे हैं आगे कि काफ़ी मोस्ट फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं, वो इंटरव्यू देते रहते हैं और बार बार अपना कहकर और इंटरव्यूज़ दिलवाते हैं अगले को बुलाकर। ठीक है, तो जो फेमस लोग हैं वो इंटरव्यू देते रहते हैं, ये बताया आपके ऑथर ने कि फेमस लोग हैं वो इंटरव्यूज़ देते रहते हैं। और हम भी हैं जो देखते रहते हैं इंटरव्यूज़ को, हम भी इन चीज़ से वाकिफ़ हैं। ठीक है, मगर कुछ लोग हैं जो इंटरव्यू को अच्छा नहीं मानते। ठीक है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी ऐसे हैं कि भाई कि नहीं, इंटरव्यू को अच्छा नहीं मानते। वो कहते हैं कि इंटरव्यू से क्या होता है भाई, इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम अपने आप की जो अपनी प्राइवेसी होती है ना, वो डिस्क्लोज हो जाती है दूसरे के पास। तो कुछ लोगों का मानना है कि भाई इससे हमारा जो फेम है, जो हमारी वही प्रतिष्ठा है, जो भी हमारा रिस्पेक्ट है, वो थोड़ी सी डाउन होती है। क्योंकि जब इंटरव्यू लिया जाता है तो काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो अपने को पता नहीं होता अगला क्या पूछने वाला, और अपन को जवाब भी देना पड़ता है। तो अब कुछ भी बयान हो जाता है तो अगले की भूमिका खराब हो जाती है, ये समझो आप। ठीक है, कुछ भी गलत बयान हो जाए तो फिर ऐसे, हाँ उसने तो ये चीज़ कही थी, ये चीज़, कुछ ये मिसकंसेप्शंस हैं इसके। ठीक है, तो इंटरव्यू वाले चैप्टर की आपकी, तो फिर कुछ तो मानते हैं कि इसके फेम में, जो फेम होता है ना वो कम होता है, रिस्पेक्ट कम होती है। ठीक है, रिस्पेक्ट डाउन होती है। और क्या समझते हैं कुछ लोग समझते हैं कि भाई इससे प्राइवेसी होती है ना, जो वो क्या होती है भाई,
प्राइवेसी होती है वो डिस्क्लोज हो जाती है। तो ये समझो आपकी प्राइवेसी डिस्क्लोज हो जाती है, काफ़ी चीज़ें हैं तो आप समझ गए होंगे अब तक, ठीक है। फिर इतनी सी बात है तो ये चीज़ें नॉर्मल सी चीज़ें आपके बता रखे कि इंटरव्यू ऐसे ऐसे और ये कुछ लोगों का ये भ्रम है। अब आते हैं अपन, कुछ लोगों के नाम दे रखे हैं आपका ऑथर ने कि भाई उनके अकॉर्डिंग इंटरव्यू का क्या ओपिनियन है, भाई वो क्या समझते हैं इंटरव्यू को। तो वी.एस. नायपॉल एक बहुत बड़े राइटर हैं अपने इंडियन इंग्लिश में, ध्यान होगा आपको। तो वो क्या कहते हैं इंटरव्यू के रिगार्डिंग, फील्स दैट सम पीपल आर वाउंडेड बाय इंटरव्यूज। इनका कहना है कि जो इंटरव्यूज होते हैं ना भाई, उनसे तो लोग उनको आघात होता है, आघात उन्हें चोट पहुंचती है, किससे, इंटरव्यूज से। एंड लॉस ए पार्ट ऑफ देम सेल्वेज, मतलब और अपना जो जीवन का जो काफ़ी जो पार्ट होते हैं, काफ़ी हिस्से होता है वो खो देते हैं इंटरव्यू में, ठीक है। क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब कि कह रहे हैं कि जो इंटरव्यूज में जो क्वेश्चन होते हैं या कुछ भी होते हैं ना, तो वो क्या होते हैं, वो वाउंडेड, वो लोगों को आघात करते हैं और इससे मनुष्य है जो अपना आधा हिस्सा खो देता है, ठीक है, क्लियर। लुइस कैरोल ये क्या कहते हैं भाई, जस्ट हॉरर ऑफ इंटरव्यूअर। मुझे तो भाई वो जो साक्षात्कार लेने वाला होता है ना, उससे तो डर लगता है, हॉरर। मैं है ना भाई बहुत टेरिबल फील करता हूँ, भयभीत हो जाता हूँ मैं उससे, ठीक है। जस्ट हॉरर ऑफ इंटरव्यूअर, ठीक है। क्या कहता है, एंड ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड। और ये कहते हैं कि भाई मैं तो है ना कभी इंटरव्यू के लिए मैं कंसेंटेड ही नहीं हूँ, मैं तो राजी ही नहीं हूँ भाई इंटरव्यू के लिए। और ये ऐसे भी कहते हैं कि आज मैं जो हूँ ना, मैं सही हूँ, मेरे पास काफ़ी बार इंटरव्यू लेने वाले आए मगर मैंने मना कर दिया, क्यों। और वो ऐसे भी मानते हैं ये कि भाई कि आज मैं इस पद पर हूँ, इतनी प्रतिष्ठा है मेरी, ये इसलिए है क्योंकि मैंने इंटरव्यूज़ नहीं दिए, ठीक है। आते हैं अपन रुडयार्ड किपलिंग, ये भी काफ़ी अपने बहुत बड़े ऑथर हैं इंडियन राइटिंग में, ठीक है ना। हिज वाइफ कैरोलिन वो राइट करती है अपनी एक डायरी में, ठीक है। एक डायरी में लिखती है इनका ओपिनियन कि भाई क्या होता है, राइट्स इन हर डायरी, व्हाई डू आई रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड। अब ये कह रहे हैं कि भाई मैं इंटरव्यू लेने से रिफ्यूज मना कर देता हूँ, बिकॉज इट इज़ ए क्राइम, क्योंकि ये अपराध है भाई। जस्ट एज मच एज ऑफ ए क्राइम एज ऑफेंस अगेंस्ट ए पर्सन, ठीक है। जिस प्रकार मनुष्य कोई अपराध करता है ना, उस प्रकार का ये अपराध होता है भाई, अपराध। रुडयार्ड किपलिंग कह रहे हैं ये चीज़, ठीक है। एज एन असॉल्ट जस्ट एज मच मेरिट पनिशमेंट। और ये जो भाई इंटरव्यू लेने वाला होता है ना, जो इंटरव्यू लेता है अपना, उसके प्रति तो वही अपराध होने चाहिए, जो उसी के प्रति वो चीज़ें लगाई जानी चाहिए जो एक क्राइम करने वाला व्यक्ति होता है ना, उसके ऊपर अपन लगाते हैं ना, उसकी शिकायतें दर्ज करवाते हैं। वही क्राइम है, जो इंटरव्यू लेता है वो भी क्राइम कर रहा है, ठीक है। जो इंटरव्यू ले रहा है वो भी क्राइम कर रहा है, उसको भी उतनी ही पनिशमेंट देनी चाहिए जितनी अपन एक अपराधी को देते हैं, ठीक है। मगर कुछ दिनों बाद यह भी देखते हैं अपन, ये रुडयार्ड हिमसेल्फ इंटरव्यूड मार्क ट्वेन। अब मार्क ट्वेन इंग्लिश के काफ़ी फेमस एसेइस्ट है, काफ़ी एसेज लिखे इन्होंने, ठीक है, और नॉवेल्स लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखी इन्होंने, ठीक है। तो बाद में अब क्या होता है, रुडयार्ड किपलिंग ने कुछ सालों बाद ऐसे भी बताया गया है कि इन्होंने तो खुद ने भाई इंटरव्यू लिया था इतने बड़े राइटर का, ओके। अब आते हैं अपन H.G. वेल्स, ये भी बहुत बड़े नॉवलिस्ट हैं इंग्लिश के, बहुत बड़े नॉवलिस्ट हैं इंग्लिश के। H.G. वेल्स, इनका क्या है, द इंटरव्यूइंग ऑर्डियल, मतलब बहुत कठिनाई भरा काम है, मतलब अच्छा काम नहीं है, ठीक है। H.G. वेल्स कहते हैं कि इतना कोई अच्छा काम नहीं है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आता है इंटरव्यू। यह ठीक हिमसेल्फ इंटरव्यू जोसेफ स्टालिन। और ये भी बताया गया अपने को, जो रूस के वो थे ना जोसेफ स्टालिन, तानाशाह, ठीक है ना, उनका इंटरव्यू लिया हुआ इन्होंने H.G. वेल्स ने। अब एक तरफ तो कह रहे हैं कि भाई अच्छी चीज़ नहीं होती, और काफ़ी सालों बाद ये खुद भी इंटरव्यू लेते हुए मिलते हैं, ठीक है। ऐसे रुडयार्ड किपलिंग भी है। सॉल बेलो, ये आल्सो फील दीज थिंग्स, मगर ये भी ऐसी ही चीज़ें सोचता है कि भाई इंटरव्यू तो नहीं, इंटरव्यू इनके अकॉर्डिंग क्या है कि इंटरव्यू जो साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति होता है ना, इंटरव्यूअर, वो तो भाई जब साक्षात्कार लेता है तो अपना जो
थंब होता है ना अंगूठा, वो यहाँ पर सांस नली पे दबा देता है ऐसे कि भाई, और इतना भारीपन लगता है जब इंटरव्यू देता है कोई, मुझे तो बहुत बुरा लगता है। ये कहते हैं सॉल्व वैल्यू। अब डेनिस ब्राइन ये क्या कहते हैं, ये अप्रिशिएट करते हैं इसको, ठीक है। इतनी बुराइयाँ हो रही है तो एक अप्रिशिएट भी है एंड में डेनिस ब्राइन कि भाई इंटरव्यू क्या होता है, इनसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती है। इनके अनुसार क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती है, ठीक है। अपने को नॉलेज होता है, नॉलेज होता है अपने को इंटरव्यूज से, ठीक है। अपनी वर्डिंग पावर बढ़ती है, ठीक है। अपने को काफ़ी एरियाज़ का पता चलता है, मतलब काफ़ी यही चीज़ें बता रहे हैं कि भाई कि अच्छी चीज़ है, इंटरव्यू लेना चाहिए और व्यक्तियों को इंटरव्यू लेना चाहिए और हमको देना भी चाहिए। एक अच्छी चीज़ है, इससे हमारे को नॉलेज भी होता है, इससे हमारी कम्युनिकेशन स्किल भी होती है, इससे हमारे को कि वाद विवाद तर्क वितर्क करने की भी क्षमता बढ़ती है। तो ये आपका इतना सा चैप्टर, ठीक है। पार्ट 1 डिस्कस करा अपन ने। अब नेक्स्ट अभी अपन पार्ट 2 डिस्कस करते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा, ओके। तो देखिएगा इसका पार्ट 2। अपना पार्ट 1 में क्या था, पार्ट 1 में था इंटरव्यू के बारे में बता रखा था, वो कब स्टार्ट हुआ और कब इन्वेंशन हुआ और उसके बाद क्या हुआ, क्या रिगार्डिंग्स हैं, क्या क्या लोग सोचते हैं इंटरव्यू के बारे में, और कुछ आपके ऑथर ने कुछ आपको उदाहरण दिए थे कुछ लोगों के, तो उनका क्या ओपिनियन है रिगार्डिंग इंटरव्यूज़। तो अपन पार्ट 2 में क्या देखते हैं, पार्ट 2 में एक अपन इंटरव्यू का ऑप्शन देखते हैं। अपने को एक इंटरव्यू दे रखा है, इंटरव्यू दे रखा है, वो इंटरव्यू क्या है भाई, देखो, आई एम ए प्रोफेसर हु राइट्स नॉवल ऑन संडे। ये कौन है, अम्बर्टो इको, ठीक है, ये प्रोफेसर है। मैं बताता हूँ आपको क्या है। इस दूसरा जो अपना पार्ट 2 है, द इंटरव्यू चैप्टर का पार्ट 2 है जो, वो क्या है, वो है आपको एक एक्सपर्ट दे रखा है, आपको समझना है क्या है, ठीक है। 2 लोगों के बीच में इंटरव्यू होगा इसमें, कौन कौन, अम्बर्टो इको जो कि प्रोफेसर हैं और दूसरा जो मुकुंद प्रभानवन, ठीक है। ये व्यक्ति का नाम है मुकुंद और इधर ये प्रोफेसर है अम्बर्टो इको। प्रोफेसर कहाँ के हैं, ये बोलोगना यूनिवर्सिटी है, कहाँ पर, इटली में, तो ठीक है, इटली के प्रोफेसर हैं। इनका इंटरव्यू होगा, कौन लेगा इंटरव्यू, मुकुंद लेगा। ये एडिटर हैं, किसके एडिटर है भाई, द हिंदू न्यूज़पेपर है, उसके एडिटर कौन है, मुकुंद है, और ये इंटरव्यूअर है इसमें, ठीक है। ये इंटरव्यू लेंगे अम्बर्टो इको का, ठीक है। इंटरव्यू लेने का मकसद क्या, अम्बर्टो इको का एक नॉवल है, द नेम ऑफ द रोज, ठीक है। ये नॉवल का नाम है, ये क्या भाई, ये नॉवल इन्होंने लिखा तो ये काफ़ी पॉपुलर हो गया, काफ़ी पॉपुलर हो गया, तो इस कारण से इनकी काफ़ी प्रतियां छप गई, प्रतियां मतलब कॉपीज़ छप चुकी इस नॉवल की बाहर, तो इसलिए ये फेमस हो गए, इनको इस नॉवल से प्रसिद्धि मिली थी। तो इस प्रसिद्धि के कारण ही मुकुंद आए, इनसे पूछा भाई आपकी इसमें क्या आपने इतना स्पेशल डाला नॉवल में, तो ये सब कुछ संवाद है इनका, एक इंटरव्यू के माध्यम से अपने को एक पार्ट 2 में बता रखा है। अब सुनो, मुकुंद है ये, इनसे पूछते हैं, पहले तो इस फर्स्ट लाइन क्या आपकी, आई एम ए प्रोफेसर वो राइट्स नॉवल ऑन संडे, अम्बर्टो इको। ये कहते हैं कि मैं एक प्रोफेसर हूँ भाई, जो क्या संडे को नॉवेल्स लिखता हूँ बस, ठीक है, संडे को नॉवेल्स लिखता हूँ। अब पूछते हैं, मुकुंद आते हैं कि आपको बधाई हो आपके इस नॉवल में और इतने आपको प्रसिद्धि मिली, आप इतना फेमस हुए हो, आपको इतनी प्रतियाँ छपी है इसकी, ठीक है। वो कहा, वो तो हाँ मैंने लिख दिया। और इनको क्या, आप काफ़ी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ लिखते हैं, ये अम्बर्टो इको ये स्टोरीज़ भी लिखते हैं, है ना, स्टोरीज़ भी लिखते हैं, ये हिस्ट्रीज़ भी लिखते हैं, मतलब ऐतिहासिक कहानियाँ भी लिखते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी बच्चों के लिए, हाँ अब बात आती है, आप बच्चों के लिए भी राइट्स करते हैं, लिखते हो, आपकी रचनाओं में बच्चों के बारे में भी पढ़ा जाता है। अब कहते हैं कि हाँ मैं, अब अम्बर्टो इको कहते हैं कि हाँ मैं बच्चों के लिए भी लिखता हूँ कुछ कहानियाँ, मगर उन कहानियों में क्या होता है, और मैं उनकी बच्चों की कहानियाँ भी
कि जो चिल्ड्रन पे जो वर्क है इनके वो भी काफ़ी फेमस होते हैं, उनके पीछे क्या राज है पूछते रहते हैं आपस में। तो कहते हैं कि हाँ मैं कुछ अच्छा लिखता हूँ, मैं कुछ इस प्रकार की चीज़ें ऐड करता हूँ जो इंटरेस्टिंग ले, फ़नी वे में अच्छी अच्छी चीज़ें समझाने की। तो अब ये कहते हैं कि मैं है ना बच्चों की चीज़ जो भी लिखता हूँ ना, बच्चों की रचनाओं में कुछ भी लिखता हूँ वो क्या है भाई, वो है कि भाई उसमें मैं छोटी छोटी एक मजाकिया वे में एक गहराई की चीज़ें कह जाता हूँ। मतलब खेलते खूलते बच्चे जब पढ़ते हैं उनको, तो मतलब कुछ भी हो मैं छोटी मोटी मामूली सी बातों में गहराई ला देता हूँ। ठीक है, ये बताया इन्होंने अपने बच्चों के वर्क थे ना, इनके जो बच्चों के संबंधित लिखते थे उनमें। ठीक है, अम्बर्टो इको। फिर मुकुंद इनसे वापस पूछते हैं कि आप अपने आप को प्रोफेसर मानते हो, आप अपने आप को स्टोरी राइटर मानते हो, आप अपने आप को नॉवेलिस्ट मानते हो? ओके, तो ये कहता कि मैं एज ए प्रोफेसर हूँ अकेडमिक, तो है ना, और मैं संडे को नॉवेल्स लिखा करता हूँ। ओके, बहुत अच्छी बात है। और ये अम्बर्टो इको ये टाइम को यूटिलाइज करने में जोर देते थे। ये कहते थे कि अगर पूरे ब्रह्मांड में सारी चीज़ें खाली हो जाए तो वो ब्रह्मांड मेरी मुट्ठी के बराबर हो जाएगा, मतलब एम्प्टी। अब ये ऐसे भी कहते हैं कि भाई अब मैं जो खाली समय होता है उसको यूज़ करता हूँ। अब जैसे आप मेरा इंटरव्यू लेने आ रहे थे, क्या हुआ, तो आप लिफ्ट में जब गए और लिफ्ट से ऊपर आ रहे थे तो बीच में जो लिफ्ट से ऊपर आने तक मेरे रूम तक पहुंचने का जो समय था वो गैप था, और उस समय के गैप तक मैं एक या दो से ज़्यादा आर्टिकल लिख चुका हूँगा। तो इनका कहने का मतलब है कि भाई कि ये है ना यूटिलाइज़ करते हैं टाइम को। ओके, फिर इन्होंने बता रखा द नेम ऑफ द रोज़ की प्रतियाँ इतनी ज़्यादा ही छपी, इतना ज़्यादा आपका ये नॉवल प्रसिद्ध हुआ। ओके, इसमें इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से मतलब अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस किया है। ठीक है, कुछ तो ये पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें फिर बोलते हैं कि है ना मैं शुरुआत से ही थोड़ी सी कुशाग्र बुद्धि का था। अब जो कहते हैं कि मुझे थोड़ी सी रियलिस्टिक चीज़ों में विश्वास है। ठीक है, और क्या कि ऐसे मानना है इनका कि जैसे इनको एक उदाहरण दिया इन्होंने कि जैसे मैं कॉलेज लाइफ में था, मेरी कॉलेजिंग थी, तब क्या हुआ, तो हमारे प्रोफेसर्स थे, उन्होंने हमको एक वर्क दिया कि उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही वो आपको वो वर्क करना है। मगर इन्होंने क्या किया, उनका वर्क तो पूरा था मगर फॉर्मेट नहीं, इनका फॉर्मेट अलग था। ठीक है, फॉर्मेट तो उनके प्रोफेसर ने कहा कि भैया आपका लिखा हुआ तो बहुत अच्छा है मगर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नहीं है। मगर उनको ये चीज़ अच्छी लगी, इतने से बच्चे ने इतनी अच्छी चीज़ें कैसे लिख दी। और उन प्रोफेसर ने बाद में वो जो चीज़ उन्होंने लिखवाई थी ना, प्रोजेक्ट था जो भी, उस पर एक बुक लिख दी उन्होंने कि इस बच्चे की इतनी काल्पनिक शक्ति देखो। ठीक है, तो ये अपना एक उदाहरण देते हैं। फिर बाद में कहते हैं कि मेरे द नेम ऑफ द रोज़ काफ़ी अच्छा चला, मैं इससे को 10 साल पहले लिखता तो शायद ये इतना पॉपुलर नहीं होता, मगर अब इस पॉपुलर है ये इसका पता नहीं, शायद मिस्ट्री ही है और मिस्ट्री ही रहेगी हमेशा के लिए। ठीक है, हमेशा ये मिस्ट्री रहनी है, इन्होंने ये चीज़ कही। और फिर कहा कि फिर मुकुंद कहते हैं कि आपके इस नॉवल में काफ़ी चीज़ें पाई जाती है, जैसे हिस्ट्री, ऐतिहासिक चीज़ों में भी आपने फिजिक्स भी यूज़ करी इसमें, आपने जूलॉजी और काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स को मिलाकर ये नॉवल, इसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स शामिल हैं। तो आप ये ऐसा क्या कर लेते हो इतना, और ऐसे विषय इसमें शामिल है जो लोगों की समझ से बाहर है, लोगों की समझ से बाहर। अब वो कहते हैं कि भाई समझ से बाहर, उसका भी एक उन्होंने ओपिनियन दिया अपना। क्या दिया, इन्होंने कहा कि जब जैसे मैं शाम को 9 बजे टीवी देखता हूँ, टीवी पे मैं कॉमेडी जैसी चीज़ें ज़्यादा देखता हूँ। ठीक है, कॉमेडी जैसी चीज़ें ज़्यादा देखता हूँ, तो अब क्या कर मैं रोज़ ही वही चीज़ देखता रहूँ तो मैं ऊब जाऊँगा, मैं बोर हो जाऊँगा, इसलिए इन्होंने उसको टाल दिया। तो यही चीज़ बताना चाह रहे हैं कि लोग चीज़ अच्छी चाहना चाहते हैं आजकल, मतलब अच्छी चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं जो उनका माथा घुमाए, ये ऐसे कहना चाह रहे हैं। ठीक है, कि रोज सेम लिख रहे हैं और राइटर्स तो सेम लिख रहे हैं, इनका उदाहरण देने का मतलब ये है कि और सब चीज़ें तो सेम लिख रहे हैं मगर मैं कुछ अलग डिफरेंट लिखना चाहता हूँ जिससे लोगों का आकर्षण बढ़े मेरी राइटिंग्स में। ठीक है, तो क्या कुछ अलग लिखता हूँ जिससे लोग अपना दिमाग लगाएं कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, रोज़ ही रोज़ एक ही रचनाएं पढ़ते रहेंगे या रोज़ ही रोज़ एक ही शो देखते रहेंगे तो उससे व्यक्ति ऊब ही जाता है। ठीक है, तो ये बताया इन्होंने। और फिर कहा कि द नेम ऑफ द रोज़ जो ये नावल है ये पता नहीं इतना प्रसिद्ध कैसे हुआ, इतना प्रसिद्ध
कैसे हुआ ये मुझे भी आश्चर्य है, और इसको मैं सोचता हूँ ये कैसे हुआ, तो फिर मैं सोचता हूँ कि नहीं ये तो एक मिस्ट्री ही रहेगी। एंड में क्या कह दिया कि ये द नेम ऑफ द रोज़ है, ये इतना प्रसिद्ध क्यों हुआ ये मुझे भी नहीं पता। इसी के लिए तो आए थे, इसी से संबंधित, मुझे भी नहीं पता, और ये हमेशा एक मिस्ट्री ही रहेगी जिसे मैं भी सुलझा नहीं पाऊँगा। द नेम ऑफ द रोज़ नॉवल का नाम है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी इस चैप्टर में। आपका पार्ट 2 द इंटरव्यू का पार्ट 1 मैंने बता दिया आपको, और पार्ट 2 भी कन्वे कर दिया, ठीक है। इसमें इंटरव्यू का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको समझ आ गया होगा आराम से। कुछ नहीं है, एक इंटरव्यू है और कुछ नहीं, आप रीड करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। स्टोरी मैंने आपको बता दी, ठीक है। फिर भी आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो यू कैन मैसेज मी। डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक आपको प्रोवाइड है, आप जाकर वहाँ से मुझसे किसी भी अपने 12th से संबंधित इंग्लिश में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। अपने चैप्टर्स अधिकतर हो चुके हैं, ठीक है। फिर अपन फ्लेमिंगो बुक की पोइट्री स्टार्ट करने वाले हैं। अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है एक साथ क्लास 12th की, तो आप उस प्लेलिस्ट में अपनी आपको क्लास 12th की NCERT सारी वीडियोस एक साथ मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा मैं आपसे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच।